हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा चैप्टर जो है वो है निर्धनता एक चुनौती। यानी कि हम यहाँ पर ये जानेंगे कि किस प्रकार से निर्धनता जो है हमारे समाज पर दुष्प्रभाव डालती है, किस प्रकार से निर्धनता का दुष्चक्र है ये हमारे जो मानवीय संबंध है इन पर प्रभाव डालता है, या फिर मानव में जो असमानता व्याप्त है उस पर प्रभाव डालता है। तो इन सब बातों को इस अध्याय के अंतर्गत हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या हमें नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट यानी कि डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात करते हैं निर्धनता की। तो आप सभी को पता है कि हमारे समाज में यानी हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से समान नहीं है। सभी व्यक्ति तो सर्वथा भिन्न है, आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति भिन्न है। यानी जैसे जैसे अपने अपने जो उपक्रम में इस प्रकार अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, अपनी व्यक्तिगत स्थितियों में लगे हुए हैं, उस अकॉर्डिंग लोग कमा रहे हैं। जैसे जैसे उनके जो कार्य धंधे हैं, कहीं काम धंधे हैं, उनके अकॉर्डिंग कमा रहे हैं, अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं वो लोग। ठीक है, यानी हर व्यक्ति का जो पैमाना है, कमाई का पैमाना जो है यानी कि आर्थिक स्थिति का पैमाना एक जैसा नहीं है, अर्थात भिन्न है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी अच्छी खासी एमएनसी में लगा है यानी मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। वहीं कोई व्यक्ति जो है एक छोटा सा यानी कि दुकान चलाने वाला व्यक्ति, उसकी कमाई का जो है स्तर जो है बहुत निम्न है। ठीक है, वहीं एक छोटा सा ठेला लगाने वाला है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसका बिल्कुल स्तर बिल्कुल जीरो पर ही है। यानी उसका स्तर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, केवल सुबह शाम के लिए अपनी रोटी का ही प्रबंध कर पा रहा है। और बहुत से इस दुनिया यानी इस भारत में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ये सब क्या है? निर्धनता ही तो है। तो देखिए, निर्धनता हमारे यहाँ पर हमारी निर्धनता जो व्याप्त है, ये निर्धनता जो है चाहे भूमिहीन श्रमिक के रूप में हो सकती है, यानी कि झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं निर्धनता के दायरे में, या फिर वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो पैसे तो कमा रहा है लेकिन फिर भी निर्धन है। निर्धन होने का रीजन ये है उसका परिवार बड़ा है, यानी परिवार में अगर देखा जाए तो केवल वही एक अकेला कमाने वाला है और 5 या 6 लोग खाने वाले हैं, तो वो क्या निर्धन ही तो माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए निर्धनता से संबंधित कि अगर भारत में की बात करें तो देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। यानी अगर देश में अगर बात करें तो देश में लगभग हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2011 में भारत में जो मोटे तौर पर यानी कि 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, यानी कि अगर एक सर्वे निकाला गया है एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा एक सर्वे जारी किया जाता है निर्धनता के ऊपर, यानी यही जो है यानी एनएसएसओ ही हमेशा निर्धनता की पॉवर्टी की जो है सर्वे करता है। ये आप याद रखना और आगे मैं लिखवा भी दूंगा। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत भी एनएसएसओ का नाम आया है। ये संस्था है आपके देश की जो कि आपकी जो है निर्धनता के आंकड़े प्रसिद्ध करती है, और निर्धनता के आंकड़े जो है क्या रहते हैं देश में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सुधार लाने चाहिए, तो उस पर विचार भी करती है संस्था ये। ठीक है, एनएसएसओ। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। ठीक है, यानी 270 करोड़ का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमने अगर डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करने में जनसंख्या के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारी 120 करोड़ जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर लें तो हम इस यानी कि एक तरह से मान सकते हैं हर चौथा व्यक्ति भारत का निर्धन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक मामला जो है शहरी निर्धनता का है और दूसरा मामला यहाँ पर जो है एक ग्रामीण निर्धनता का है। एक शहरी निर्धनता का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लीजिए कोई श्रमिक है, यानी एक श्रमिक जो है अपने परिवार के साथ विद फैमिली एक किसी शहर में रोजगार की तलाश में आता है, वहाँ पर किसी रोजगार में संलिप्त हो जाता है। मान लीजिए महीने पे 1500 रुपये कमा रहा है, उसमें वहाँ पर उसका कुछ परिवार है, परिवार के 4-5 कैंडिडेट और हैं उसके साथ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनका भरण पोषण कर रहा है। अब भाई जिस गांव को छोड़कर आया है उस गांव में उसके बूढ़े माता पिता भी रह रहे हैं, वो उनको भी कुछ पैसे भेज रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। यानी कि ऐसा इतना कुछ नहीं बच रहा है जिससे अपने बच्चों को वो अच्छी खासी शिक्षा दिला सके, अच्छे खासी कपड़े पहना सके, या कहीं मनोरंजन के साधनों के रूप में जो है उन्हें घुमा के ला सके। ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो शहरी दृष्टि से निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। वहीं अगर ग्रामीण स्तर पर बात कर लें, यानी ग्रामीण निर्धनता के स्तर पर बात कर लें, तो ग्रामीण में भी क्या है, यानी कोई व्यक्ति एक खेत में काम कर रहा है, एक काम के बदले से थोड़ा बहुत अनाज मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कहीं कहीं ये जो है काम के बदले धन ना मिलकर अनाज भी मिलता है। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की प्रकृति मैंने बताई थी, मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी कि वहाँ पर किसी सीजन में अच्छी खासी पैदावार हो जाती है, या फिर कोई फसलों की कटाई का सीजन होता है, वहाँ पर तब तो रोजगार रहता है, और बाद बाकी महीनों में कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसी जो निर्धनता का स्तर है, यानी निर्धनता की स्थिति है, तो ये ग्रामीण निर्धनता की स्थिति है। ठीक है, तो ग्रामीण निर्धनता के साथ भी वही समस्याएं हैं जो शहरी के साथ भी हैं।
ठीक है, यानी कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, वही यानी वही समस्याएं जो ग्रामीण के यानी वही शहरी जो है समस्याएं हैं और वही ग्रामीण के साथ भी हैं, यानी कि दोनों में स्तर यही है कि दोनों के पास बच कुछ नहीं रहा है, नहीं खाने पीने की लाले बढ़ रहे हैं और खाने पीने की जो स्थिति जो है बहुत ही यहाँ पर निम्न है, ठीक है, यानी खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की स्थिति जो है बहुत ही कम निम्न है, ठीक है, यानी कि आम भाषा में बोलें तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, एंड में कुछ भी नहीं बचत कुछ भी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो ना अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएगा और ना ही अपनी बच्चों की शिक्षा यानी भविष्य के लिए उसकी शिक्षा बच्चों की कैसी होगी तो इस बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप लिख लेना, यहाँ पे आप देखिए निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं। पहला देखिए इसमें लिख लेना, पहला सब पॉइंट शहरी निर्धनता, और सेकंड यहाँ सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि ग्रामीण निर्धनता, ठीक है। तो यहाँ पे शहरी निर्धनता और सेकंड यहाँ पर है ग्रामीण निर्धनता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निर्धनता के अनेक आयाम, ये दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयाम को दर्शाते हैं। निर्धनता यानी कि ये दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है, ठीक है, यानी कि निर्धनता के दोनों ये यहाँ पर जो है दोनों ये कहानियां थी, इनमें ये दिया गया एक तो भुखमरी का शिकार है और दूसरा है आश्रय का ना होना, यानी शहर वाला व्यक्ति जो है उसे आश्रय की समस्या रहती है, उसे यही डर सताता रहता है अगर मान लीजिए मैंने एक महीने नहीं कमा पाया और वहाँ पर अपने बच्चों को जहाँ पर लेकर आया हूँ, आप किराए के मकान पर रह रहा हूँ और उनका खर्चा नहीं किराया नहीं दिया तो क्या होगा, वो लोग हमारे घर से वहाँ से निकाल के बाहर कर देंगे, तो हमें क्या झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, सड़कों के किनारे रहना पड़ेगा। तो एक को आश्रय का डर है। दूसरा व्यक्ति क्या है, ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो ग्रामीण में साल के 12 महीने काम नहीं मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर कुछ मौसमी महीनों में काम मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या है भुखमरी का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों उदाहरण ये बताते हैं कि भाई कि एक तो निर्धनता का अर्थ यहाँ पे भुखमरी और आश्रय का ना होना है, और एक ये ऐसी कंडीशन है जब माता पिता जो है अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं और कोई बीमार आदमी अपना इलाज भी नहीं करवा पाता है। इसी साथ साथ क्या होता है, कोई व्यक्ति अब निर्धन हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होता है, तो साथ ही साथ उसे जो तमाम बीमारियां भी घेर लेती हैं, तो स्वच्छता से भी वो दूर हो जाता है। तो देखिए ये लिखना नहीं है, केवल ये समझना था और मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर निर्धनता के बारे में महात्मा गांधी कुछ विचार हैं। जैसे महात्मा गांधी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, यानी मानवीय दर्द से दुख दर्द से मुक्त होगा, तब ये भारत सच में अपने आप में निर्धनता खत्म हो जाएगी भारत में, ठीक है। मानवीय व्यथा का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक अर्थों में अच्छा खासा उसे अधिकार मिले हुए हैं, कोई व्यक्ति जो है सामाजिक अर्थों में उसे बिल्कुल अधिकार नहीं दिए गए, इस वजह से भी जो है यहाँ पर निर्धनता व्याप्त हुई। आपने देखा होगा, आप अगर एक सर्वे जनरली सर्वे करें आज की डेट में तो स्थितियां थोड़ी भिन्न हो गई हैं, जिस वजह से आपने देखा होगा कि जो यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है तो गवर्नमेंट ने 10% इकोनॉमिकली अच्छे खासे नहीं है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। लेकिन अगर जब 1947 की बात करें, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि जनरल वाला जो था कैंडिडेट था यानी जनरल वाले थे तो ये इकोनॉमिक रूप से यानी कि डेवलप्ड थे, इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग थे। वहीं आपके जो SC ST वाली जो कास्ट थी उस समय इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन थी, यानी बहुत ज़्यादा जो है निर्धनता के निम्न स्तर पर थी ये, ठीक है। तो ये तभी यहाँ पॉसिबल है, यानी कि ये हुआ ऐसा क्यों, ऐसा होने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ सदियों से व्याप्त जो जाति व्यवस्था थी इसके लिए महत्वपूर्ण यानी कि इसका जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें निर्धनता के मामले में, क्योंकि उच्च जातियाँ जो थी उनको बहुत सारे अधिकार विशेषाधिकार मिले हुए थे, वहीं निम्न जातियाँ जो थी उन्हें विशेषाधिकार को हनन किया गया था, उन्हें एक तरह से गुलामी टाइप करवाई गई थी, यानी उन्हें जो है गुलाम टाइप बना दिया गया था, उन्हें बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से वंचित कर दिया गया था। इस वजह से वो जो जातियाँ थी निम्न स्तर की जातियाँ थी वो निर्धन होती चली गई, ठीक है। तो महात्मा गांधी का लिख लेना कथन ये कि महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में पूरा नोट के रूप में लिख लेना आपके पॉइंट, ठीक है। ये कोटेशन वगैरह जो होते हैं लिखने के काम आते हैं एग्जाम में, तो ये लिख लेना कि महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से में निर्धनता कितने प्रकार की होती है तो ये जानेंगे, यानी कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने निर्धनता के पैमाने विकसित किए हैं, कुछ पैमानों के अकॉर्डिंग उन्होंने निर्धनता के वो डिवाइड किया है। इसमें आपकी देखिए निर्धनता में निरक्षरता आ जाती है, निरक्षरता स्तर है, कुपोषण के कारण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वच्छ पेयजल स्वच्छता तक पहुंच की कमी। तो इन सब सूचकों के माध्यम से, सामाजिक सूचकों के माध्यम से ये देखा जाता है, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता को ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप देखिए इसमें लिखना नहीं, आप समझ लीजिए, यानी सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर निर्धनता हम देखें तो क्या क्या आता है इसमें कि इसमें आय और उपभोग के अलावा यहाँ पे क्या क्या आता है, निर्धनता को निरक्षरता का स्तर भी देखा जाता है, कुपोषण के कारण भी देखे जाते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी भी देखी जाती है, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल स्वच्छता तक
पहुंच की कमी, ये सब सूचक जो है सामाजिक निर्धनता के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में देखे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक जो वैज्ञानिकों की दृष्टि में दो पहलू यहाँ पर उन्होंने विकसित किए हैं, यानी दो निर्धनता के दो पैमाने यहाँ पे चूज किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे कि चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, जैसे ठीक है आय और उपभोग, ठीक है, जैसे आय और उपभोग के स्तर से, ठीक है, निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की पहुंच की कमी, ठीक है, आदि जैसे अन्य सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप कि चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं और सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, जैसे आय और उपभोग के स्तर से, ठीक है, कौमा निर्धनता और निरक्षरता स्तर से, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ठीक है, जैसे अन्य यानी कि आदि जैसे अन्य सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है, इसे देखते हैं या फिर देखा जाता है, देखते हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप। तो ये यानी कि यहां तक लिख लेना केवल, कमी आदि। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में जो निर्धनता है इसके इन्होंने दो पैमाने फिक्स किए हैं। एक तो सामाजिक अपवर्जन है, इन्होंने दो विधियां निकाली हैं। एक पहली विधि जो है सामाजिक अपवर्जन की विधि है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है, एक समाज का कोई एक तबका है जिसे हमने समाज की मुख्य धारा से दूर रख दिया है, यानी कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण से में रहने वाले लोगों से हमने एक बिल्कुल अलग कर दिया। अपवर्जित का मतलब होता है निषेध कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया और अलग बिल्कुल स्थान में ले जाके पटक दिया, यानी एक तरह से जात प्रथा का एग्जाम्पल है। जैसे आप पुराने समय में देखते होंगे, मध्यकाल के समय में आप देखते थे, जब हम इतिहास पढ़ रहे थे, कि जो उस समय जो जातियां थी, कुछ जातियां जो थी जो मतलब निचले स्तर के काम करती थी, उन्हें शहर से बाहर बिल्कुल छोड़ दिया गया था। यानी अछूत जातियां जो थी उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था, और जब वो शहर में प्रवेश कर देते तो अपने साथ एक यानी कि एक घंटी टाइप रख देते और उस पर लकड़ी के टुकड़े से चोट करते जाते ताकि लोग उनसे सचेत हो जाएं और उनके छाया स्पर्श मास से भी अपने आप को बचा सकें। तो इस तरह की तमाम तरह की जो कुरीतियां व्याप्त थी हमारे समाज में। तो इस वजह से जो सामाजिक अपवर्जन है, सामाजिक अपवर्जन यही कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जात के अकॉर्डिंग हमने उसे जो है डिवाइड कर दिया, यानी कि मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे व्यक्ति करते हैं। ठीक है, यानी ये जाति व्यवस्था पर आधारित ये सामाजिक अपवर्जन होता है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। तो यहां पर आप पहला पॉइंट इसमें लिख लेना सामाजिक अपवर्तन में, यानी कि लाइन लिख लेना कि यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे अधिक अच्छे करते हैं, यानी दूसरे उनसे अधिक अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सब पॉइंट लिख लेना है इसमें कि इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, यानी कि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। अपवर्जन का मतलब यही है कि वंचित रखना है। ठीक है, वंचित कर दिया गया है। तो इस वजह से हमारे यहाँ निर्धनता और व्याप्त हुई। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक अपवर्जन था। वहीं असुरक्षा की भावना है, यानी कि सेकंड जो इनका जो मानक है सामाजिक दृष्टि से, तो ये सामाजिक वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो अगला जो मानक है ये असुरक्षा है। असुरक्षा में क्या बात करते हैं, असुरक्षा में यहां पर निर्धारण जब किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है यानी उसकी असुरक्षा का निर्धारण जो है परिसंपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसका जो है निर्धारण जो है असुरक्षा का, यानी कि ये विकल्प उसके पास प्रॉपर वे में नहीं है तो असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है। इसके अलावा असुरक्षा जो है आपकी निर्धनता के लिए, मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो गया तो वहां पर आप देखते होंगे, मान लीजिए कुछ लोग उसके प्रभाव चपेट में आ गए तो क्या है, तो वो व्यक्ति जो है अपने रोजगार के अवसर पर सृजित नहीं कर पाएंगे, यानी मान लीजिए चपेट में आ गए या घायल हो गए या उनके घर वगैरह नष्ट हो गए, तो एक तरह से क्या है निर्धनता की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। या फिर कोई आपदा वगैरह आ गई, यानी कि एक अगर हमने प्रॉपर वे में उन्हें जो है सुरक्षा नहीं मुहैया करा, जैसे तूफान वगैरह आते हैं, जैसे अभी चक्रवात फानी आया था तो सरकार क्या था, एनडीआरएफ वगैरह की टीमें जो थी, राज्य स्तर पर और भी टीमें जो सक्रिय हो गई थी, तो क्या था जो यहां पर यानी कि कोई अनहोनी होने से बचा लिया गया था राज्य को, यानी कोई भी राज्य में कोई अनहोनी ना हो, जैसे कि लोगों की जान माल की नुकसान हो, तो उससे बचा लिया गया था पहले प्री अलर्ट करके। ठीक है, तो इससे क्या है, लोगों को असुरक्षा की भावना लोगों में व्याप्त नहीं हुई, यानी लोग सुरक्षित रहे, उनकी जो है संपत्तियां सुरक्षित रहीं। ठीक है, और लोगों के रोजगार के अवसर भी नहीं चले। और वहीं अगर हम ये सब चीजें मुहैया नहीं करवाते, एनडीआरएफ वगैरह नहीं लगाते या फिर और भी संस्थाएं जो थी उन्हें सक्रिय रूप से वहां पर नहीं लगाते, तो क्या होता, वहां पर भारी नुकसान होता। लोग जो है कुछ समय के लिए निर्धन हो जाते या लंबे समय के लिए निर्धन हो जाते, उनके रोजगार के अवसर छिन जाते। ठीक है, तो ये होता है असुरक्षा वाली भावना। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेना कि असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियां, ठीक है,
असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो निर्धनता है ये असुरक्षा का माप यहां पे बताया है पिछड़ी जातियों में, या फिर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसमें असुरक्षा की भावना आ जाती है। ठीक है, उसमें भी असुरक्षा की भावना से वो व्याप्त हो जाता है, घिर जाता है। उसे लगता है भाई हमें सामाजिक रूप से हम बहिष्कृत पर्सन है, यानी सामाजिक हमें समाज जो है अच्छे रूप से मुख्य धारा में शामिल नहीं करना चाह रहा है, तो हमें असुरक्षा की भावना है। तो ऐसे में अपने आप को व्यक्ति खुद को दीनहीन समझने लगता है, और यह भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो यहां पर आपने इसमें लिख लिया है सुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका विश्लेषण जो है, यानी कि इसके अलावा इसमें लिख लेना है सब पॉइंट, इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कि इसमें कोई व्यक्ति अगर चोटिल या चपेट में आ गया, यानी तो असुरक्षा के अंतर्गत ही वो रखा जाएगा। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया, इसमें 2 पॉइंट है सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्धनता में, तो आपने वो नोट कर लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग है निर्धनता रेखा, यानी कोई तो पैमाना होगा जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे भाई कि ये व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, तो हमारे भारत में भी एक निर्धनता का पैमाना फिक्स किया गया है। तो हमने एक पैमाना बना दिया कि भाई इस लाइन, यानी कि हमने एक लाइन बना दी, यानी इस तरफ तो हमने रख दिया भाई ये पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट और यहाँ पे नेगेटिव वाला, यानी कि ये तो यानी इतनी, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वैल्यू रख दी, मान लो 10,000 रुपये। देखिए एग्जांपल के तौर पर रखता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रख दी कि 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो है बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है। 10,000 से कम है 9,999 कमाने वाला व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पैमाना निर्धारित कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो निर्धनता रेखा भी यही इसी प्रकार से होती है, यानी कि यहाँ पर हमने एक पैमाना फिक्स कर देते हैं कि ये व्यक्ति मान लीजिए शहर की जरूरतों के अकॉर्डिंग या गांव की जरूरतों के अकॉर्डिंग उसे इतना धन चाहिए या इतनी चीजों की आवश्यकता होती है और उसे उतना मिल नहीं रहा है, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है। ठीक है, ये निर्धनता रेखा है। तो देखिए यहां पर आपने हेडिंग डाली निर्धनता रेखा, तो यहां पर आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी व्यक्ति को, पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी मूल आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि कोई व्यक्ति, इसमें क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या, देखिए लाइनों को समझिए, आय या उपभोग स्तर यानी कि ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति, यानी उसकी जो आय है, यानी आय का मतलब इनकम जो है, यानी इनकम है या फिर उपभोग है, वो ऐसे न्यूनतम स्तर है, बिल्कुल इतना नीचा ज्यादा गिर जाए कि व्यक्ति जो है अपनी जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के सामान है वो भी ना खरीद सके, यानी रोटी, कपड़ा, मकान भी उसे खरीदना दुर्लभ हो जाए, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति क्या है? निर्धन है। कहने का मतलब यहाँ पर परिभाषा देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो आप एलटीजी पहला पॉइंट ऐसे लिख लेना। ठीक है, बात करते हैं कि यहां पर जो निर्धनता रेखा है वो हर कंट्री में अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए अपने यहाँ निर्धनता रेखा का कुछ पैमाना कुछ अलग है, अमेरिका में कुछ निर्धनता का पैमाना कुछ अलग है, यानी किसी भी एक देश में निर्धनता का पैमाना अलग अलग, एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। यानी कि हमारे यहाँ जैसे अमेरिका है, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार जो है एक बहुत बड़ी बात होगी भाई, कार रखना आज के टाइम में, यानी कि भारत में अगर कार कहते नहीं कार रख, उनके पास कार है, अपनी कार है, तो लोग उसे बहुत करोड़पति इंसान मानते हैं, भाई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होगा। ठीक है, भारत में कार रखना है बल्कि एक विलासिता का प्रतीक माना जाता है। वहीं अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो ये निर्धन माना जाता है। तो हमारे वहाँ समाज में एक सामाजिक अंतर की वजह से निर्धनता का पैमाना जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी भिन्न भिन्न होता भी है, हर जगह का पैमाना एक जैसा नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। ठीक है, इसमें सेकंड का सब पॉइंट लिख लेना कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड का सब पॉइंट है, प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, काल्पनिक यानी काल्पनिक एक रेखा बनाता है। काल्पनिक रेखा से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि उसने एक फिक्स कर दिया कि भाई हम इतनी इनकम से नीचे वाले व्यक्ति जो निर्धन माने जाएंगे, काल्पनिक रेखा उन्हें मान लिया। ठीक है, तो उस यानी कि ये जो है यानी कि काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जैसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, यानी न्यूनतम सामाजिक मानदंड का अभिप्राय क्या है कि उससे भी कम लोग अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो वो जो है व्यक्ति निर्धन माना जाएगा।
तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में निर्धनता की बात करें तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों यानी मूलभूत आवश्यकताएं यही आती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। यानी भारत में निर्धनता की अगर बात करें, निर्धारण की बात करें तो यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए जो वर्तमान सूत्र जो है वो कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। कैलोरी आवश्यकता का मतलब क्या है कि कैलोरी निर्धारित की गई है कि भारत में ग्रामीण इलाकों के व्यक्ति हैं उन्हें प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है भोजन की आवश्यकता होती है। कैलोरी यानी भोजन से हमें क्या मिलता है? कैलोरी यानी ऊर्जा का मापन करते हैं कैलोरी में। ठीक है। तो ऊर्जा जो है कैलोरी, इतनी कैलोरी हमें मिल रही है व्यक्ति को, इससे कम अगर मिल रही किसी व्यक्ति को तो वो निर्धन माना जाएगा। ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप यही नोट कर लेना कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय यानी भारत में अगर निर्धनता रेखा का आकलन करते समय आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र क्या है? वांछित कैलोरी। देखिए अंडरलाइन कर लेना, ये वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है। अब देखिए जो वांछित कैलोरी आवश्यकताएं जो है ये आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति आदि पर बदलती रहती हैं। यानी किसी व्यक्ति की एक जैसी जो है यहाँ पर आवश्यकताएं नहीं हो सकती हैं। कोई व्यक्ति कम खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई ज्यादा ऊर्जा ले रहा है, कोई कम ऊर्जा ले रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी हमने अगर हम समूचे रूप में समग्र भारत की अगर निकालें तो वहां पर हमने 2400 और 2100 कैलोरी मान लिया। यानी 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की जो है उपभोग की दर है, वहीं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शहरी लोगों की है। क्योंकि चूंकि ग्रामीण लोगों के लोग जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, वहीं शहरी लोग जो है परिश्रम कम करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो विभिन्न दरें रखी हैं। तो चौथे का सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पे भारत में। ठीक है। देखिए यहां पर चौथे का एक सब पॉइंट और लिख लेना। पहला सब पॉइंट आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति की आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। चौथे का सेकंड सब पॉइंट यहां लिखेंगे भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है। और मैंने बताया था क्यों है, इसका बता भी दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये तो आपकी देखिए कैलोरी आवश्यकता हो गई, यानी ये तो आपकी हमारी देखिए हमने डिवाइड कर लिया। तो कैलोरी यानी कि हमने जो ऊर्जा की आवश्यकता है हमें कितना, यानी कि हम भोजन उपभोग कर रहे हैं तो उसकी हमने आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। कि इससे कम अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, यानी इससे कम ऊर्जा व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो हम निर्धन मानेंगे। इसके अलावा हमने एक परिकल्पना के आधार पर एक चीज और निर्धारित की है। यहाँ पर हमने कुछ पैसों का निर्धारण किया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रतिमाह तक कमा रहा है, प्रतिमाह से कम कमा रहा है, तो वो व्यक्ति जो है यानी इन रुपयों से कम कमा रहा है तो क्या माना जाएगा? वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, वर्ष 2011 में किसी व्यक्ति के निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। ठीक है। 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया था, ये लिख लेना पांचवा पॉइंट, किया गया था। ठीक है। यानी इससे कम अगर कोई राशि कमा रहा है कोई व्यक्ति तो वो व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आएगा। ठीक है। बात करते हैं यहां पर अगर हम देखिए ये तो किसी प्रति व्यक्ति है, आप ध्यान देना यहां पर ये किसकी है, यानी किसी एक व्यक्ति की इनकम है, यानी एक व्यक्ति की है, पूरे परिवार की नहीं है। अगर हम वही परिवार की बात कर लें, यानी परिवार को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, तो यहां पर एक सर्वे निकाला गया 2011 बारे में, यानी कि 2011 बारे में हमने एक ये निकाला कि एक 5 लोगों का परिवार है, 5 सदस्यों का परिवार है, और शहर में अगर उसे देखें, यानी शहर में उसे ग्रामीण इलाकों में उसे 4080 रुपए प्रतिमाह से कम उसकी आय है तो हम उसे क्या मानेंगे? निर्धन मानेंगे। इसी तरह परिवार की शहरी जो आय क्षेत्रों में की मूल आवश्यकता है और 5000 रुपए से कम की आवश्यकता है तो हम उसे निर्धन मानेंगे। ठीक है। तो यहां पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, छठा पॉइंट। देखिए हमने कुछ पैसों में भी डिवाइड की, छठा पॉइंट आप लिखेंगे वर्ष 2011 बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपए प्रति माह से कम है। ठीक है। छठे का सब पॉइंट, इसी तरह के परिवार को
शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरे करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। यानी कि हमने जो प्रति परिवार का जो पैमाना रखा है वो क्या रखा है कि प्रति परिवार ग्रामीण इलाकों में 4,080 रुपये से कम कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो क्या है, निर्धनता की श्रेणी में आएगा महीने पर। ठीक है, वहीं शहरी इलाकों में कोई 5,000 रुपये से नीचे कमा रहा है व्यक्ति, ठीक है, अपने परिवार को लेकर रह रहा है, 5,000 रुपये से कम कमा रहा है तो क्या है, निर्धन माना जाएगा। ये पैमाना है। ठीक है, देखिए ये आकलन जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यानी कि आकलन समय समय पर सर्वे होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आकलन जो है चेंज होते रहते हैं। तो 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट सर्वे के माध्यम से किया जाता है। और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, अर्थात यानी कि इसमें ऑफिस लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन है नाम, इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन लिखा, ऑफिस लिखा है साइड पर। जो आप अगर साइड खोलेंगे एनएसएसओ की तो वहाँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लिखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए विश्व बैंक भी सर्वे करता है और कुछ अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आपकी निर्धनता के मानकों को प्रदर्शित करते हैं। तो 7वां पॉइंट नोट कर लेना, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, 7वें का सब पॉइंट, यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए WHO वगैरह भी करता है, तो WHO बोल रहा हूँ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी करता है और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपने यहाँ पर ये जान लिया, निर्धनता रेखा जान लिया आपने। अब बात करते हैं यहाँ पे निर्धनता के अनुमान, यानी कि हमारे यहाँ निर्धनता का अनुमान के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ निर्धनता अभी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि पहले की तुलना में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय निर्धनता कितनी थी और आज के परिप्रेक्ष्य में निर्धनता कितनी रह गई है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप यही डालेंगे, निर्धनता के अनुमान। देखिए निर्धनता का अनुमान भारत में लगाया गया था, यानी भारत में निर्धनता अनुपात जो था 1993-94 में लगभग 45% था। वहीं 2004-05 में ये 37.2% तक इसमें गिरावट आई है। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 में 45% से वर्ष 2005 में 37.2% तक गिरावट आई है। ठीक है, वहीं और बात करें, थोड़ा और गिरावट की बात करें तो 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात अब 22% पर आ गया है, यानी कि हमने लगातार गिरावट देख रहे हैं। 1993-94 में 45% यानी कि 100% में से, यानी 100% आबादी में से यहाँ पर 45% निर्धन थे। कब? 1993-94 में। और जैसे 1993-94 से हम 2004-05 में आए तो हमने देखा कि 100% में से मात्र 37.2% व्यक्ति जो है निर्धन रह गए। और वर्तमान में 2011-12 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो लोग निर्धन है वो मात्र 22% लोग निर्धन है, यानी 100% में से 22% लोग जो है निर्धनता रेखा के नीचे जी रहे हैं, निर्धन है। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पहले का सब पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कोई फेरबदल नहीं है, आपको आंकड़े ही लिखने होंगे। ठीक है, यानी यही आंकड़े आप जब आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, ठीक है, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आंसर देंगे तो आपको यही आंकड़े जो है वहाँ पे बिल्कुल डिट्टो यही लिखने होंगे। ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। देखिए यहाँ पर बात कर लें अगर निर्धनता रेखा की, तो निर्धनता के रेखा की से नीचे रहने वाले लोगों हैं तो इनका प्रतिशत पहले के 2 वर्षों की तुलना में अब गिरा है। ठीक है, बढ़ा नहीं है बल्कि गिरा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूर्व के 2 वर्षों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन थी और वर्तमान में ये कितनी रह गई है 2011-12 में, यानी कि ये रह गई है अब ये 270 मिलियन है, 27 करोड़ 27 जो आपकी है। ठीक है, ये 270 मिलियन का अभिप्राय है। 227 करोड़ जनसंख्या जो है ये यहाँ पर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अगला पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 और 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 207 मिलियन, ठीक है, वर्ष 2011 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% से 2004-05 से 2011 के बीच हुई है। यानी कि यहाँ पर 2004-05 में जो निर्धनता थी हमारी, ठीक है, तो ये कितनी थी 407 मिलियन थी और वहीं ये कितनी पहुंच गई है अब 270 मिलियन पहुंच गई है 2011-12 के अकॉर्डिंग। तो इसमें कितनी गिरावट हुई है 2.2% की गिरावट हुई है। ठीक है, तो ये गिरावट वगैरह सब लिख लेना आप और इसे अंडरलाइन कर लेना। ये आप यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो है ये पैरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड का सब पॉइंट करके लिख लेना आप, सेकंड का सब पॉइंट करके आप पैरा ये वाला लिख लेना आप। ठीक है, देखिए इसमें यही आंकड़े हैं आपके और कुछ भी आंकड़े चेंज नहीं करवाने हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में एक तेंदुलकर कार्यप्रणाली है, तेंदुलकर कार्यप्रणाली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसने ये बताया है कि निर्धनता अनुपात ग्रामीण और शहरी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कितना है, शहरी क्षेत्रों में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो निर्धनता अनुपात है आप देख पा रहे होंगे आप ये प्रतिशत
कि अभी टोटल मिलाकर यानी ग्रामीण और शहरी का मिलाकर कितना है, तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग, कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग 22% है हमारे देश में। और निर्धनों की संख्या कितनी है अभी, 270 है, यानी 270 करोड़ है, यानी कि मिलियन है, 27 करोड़ है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे 27 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या जो है वो निर्धन है। ठीक है, ये तेंदुलकर कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 की रिपोर्ट है। ठीक है, तो देखिए आपने ये सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये लिख लेना कि निर्धनता अनुपात, यहाँ पे देखिए लिख लेना भारत में निर्धनता के अनुमान तेंदुलकर कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग 2011-12 में कितने हैं। ये देखिए ग्रामीण में है 26% और शहरी में 14, और दोनों का जो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22% आ जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लें, देखिए ठीक है, वहीं इनका जो यानी कि एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं, पूरे समूचे भारत का एवरेज निकाल रहे हैं, यानी ग्रामीण और शहरी का यहाँ पर हमने देख लिया। वहीं समूचे भारत की बात कर लें, ठीक है, तो भारत में क्या देखते हैं हम, यहाँ पर भारत में बात कर लें तो निर्धनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे आ रही है 270 करोड़ आ रही है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना या फिर रहने दीजिए, मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आप ऊपर आंकड़े लिख चुके हैं, तो ये टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं असुरक्षित समूह, यानी हमारे देश में कुछ असुरक्षित समूह भी हैं, तो उन्हें असुरक्षित समूह क्यों कहा गया है। असुरक्षित समूह से अभिप्राय ये है कि सदियों से जो ऐसे समूह थे, कुछ जातियां थी जिन्हें सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया था, यानी उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होने दिया गया था, एक समाज से बिल्कुल दूरी बनाकर हाशिए पर रखा गया था, तो वो असुरक्षित समूह माने जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, दलित वगैरह हैं। ठीक है, कुछ अन्य कास्टें भी हैं, यानी कि जिन्हें अब तो जो है आपके अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, ये क्या है, हाशिए पर नहीं है। ठीक है, तो ये असुरक्षित समूह में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, इसमें देखिए पहला पॉइंट असुरक्षित समूह में यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। ठीक है, यानी कि असुरक्षित समूह अगर हम बात करें जातियों में, तो जातियों में कौन कौन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के। और वहीं अगर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की बात कर लें, ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसी प्रकार ग्रामीण आर्थिक समूहों में अगर हम देखें तो आर्थिक समूहों में देखिए ये जो है सामाजिक समूहों में है। ठीक है, ये सामाजिक समूहों में है। देखिए आप लिख लेना यहाँ पर कि ये जो है, यानी कि आपने लिख लिया है, जो सामाजिक समूह निर्धनता, यानी कि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे ये सामाजिक समूह है, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, किसके अकॉर्डिंग है, सामाजिक समूह के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वहीं अगर आर्थिक समूहों में बात कर लें तो आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित जो है समूह है वो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार है और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। ठीक है, आर्थिक समूहों में, यानी एक तो आपके सामाजिक अकॉर्डिंग हो गया, सामाजिक समूहों के अकॉर्डिंग हो गया, सामाजिक समूह के अकॉर्डिंग, सामाजिक समूह का मतलब क्या हो गया कि जाति के अकॉर्डिंग, तो जातियों के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग परिवार हैं वो असुरक्षित समूह माने जाते हैं। वहीं अगर बात कर लें आर्थिक समूहों की बात करें तो आर्थिक समूहों में ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं या फिर नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। अनियत का मतलब होता है, अनियत का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली किसी रोजगार में नहीं लगे बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी कि रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं। ठीक है, नहीं जैसे मोची वगैरह हो गए शहरों में, रिक्शे चलाने वाले वगैरह हो गए, यानी कि किसी दिन काम मिल जाता है किसी दिन नहीं मिल पाता है, ठेला लगाने वाले हो गए। ठीक है, तो ये अनियत मजदूर गरीब परिवार बोला गया है। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा कि निर्धनता रेखा के लोगों नीचे के लोगों का औसत भारत के सभी समूहों के लिए कितना है, 22 है। ठीक है, और वहीं अगर अनुसूचित जातियों की बात कर लें तो अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 43 लोग जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ठीक है, देखिए समूचे रूप में तो आपको पता ही कितना है, 22 है। और वहीं अनुसूचित जाति की बात कर लें तो थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, अनुसूचित जनजातियों में के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ठीक है, थर्ड का सब पॉइंट। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। ठीक है, निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अब इसी में सब पॉइंट थर्ड का, लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। ठीक है, यानी एक तो हमने ऊपर आंकड़ा ये दिया है 100 में से 47 लोग जो है अनुसूचित जनजातियों के हैं। अब वहीं जो अनुसूचित जातियां, देखिए यहाँ याद रखना ये जनजाति की बात की गई है, शेड्यूल ट्राइब एसटी। ठीक है, ये एसटी की बात की गई है, एससी की बात नहीं की गई है ये। ठीक है, ये अंतर याद रखना है, एसटी की बात की गई। जनजातियों में अगर देखा जाए तो 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं पूरा करने में असमर्थ हैं। वहीं एससी की बात कर लें, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर लें, तो वहां कितना है, 29% है। 100 उनके 100% में 29% जो है वो बिल्कुल गरीब हैं। ठीक है, तो ये थर्ड का पहला सब पॉइंट आपने ये वाला था।
और ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट था। देखिए ये आंकड़ों का खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े जो है ऐसे याद नहीं होंगे, जब आप एक या दो बार निबंध के रूप में खुद लिखेंगे, खुद बैठ के लिखेंगे, खुद कोई निबंध ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे टाइप राइटिंग करेंगे वहां पर आप, ठीक है, तब आपको ये आंकड़े लिखने की जरूरत पड़ेगी और आप तब आपको पता चलेगा भाई आंकड़े क्या क्या कहते हैं और आंकड़े किस प्रकार से लिखने हैं, ठीक है। इन्हें रट्टा मत मारिए, अपने आप याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे अनुसूचित जनजातियों 100 में से 43 लोग हैं, वहीं एससी की बात करें तो 100 में से 29 लोग हैं, 29% लोग हैं। नगरीय क्षेत्रों में बात करें अनियत मजदूरों की 100 में से 34 अनियत मजदूरी में शामिल हैं, ठीक है, निर्धनता रेखा के नीचे। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे आंकड़े, 2-4 और ऐसे में मन में मनन करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने जो है असुरक्षित समूह देख लिए, कितने असुरक्षित समूह है हमारे यहाँ। एक तो सामाजिक आधार पर समूह है और दूसरा है आर्थिक आधार पर समूह है। सामाजिक आधार पर समूह है SC ST जातियां रखी गई हैं, और वहीं आर्थिक आधार पर कौन कौन रखा गया है, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार रखे गए हैं और नगरीय अनियमित मजदूर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए यहां पर एक बात लिखी गई है कि 1990 के दशक के दौरान जो अनुसूचित जनजाति के परिवार को छोड़कर जो अन्य सभी तीनों समूह हैं, यानी कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, ग्रामीण हो, इन सभी या शहरी हो, तो इन सब की निर्धनता में कमी आई है। तो यहाँ पे एक चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों यानी अनुसूचित जाति ब्रैकेट में ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है, ठीक है। ये आप चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई हम देखिए यहां पर जो है, यानी कि आप अच्छे से जानते हैं असुरक्षित ये आपका जो समूह है, यानी कि असुरक्षित समूह क्यों कहा गया है, इसका रीजन भी आप जानते हैं। यानी शहरी स्तर में तो आप जानती हैं, ग्रामीण स्तर पर असुरक्षित क्यों है तो वो भी आप जानते हैं, मैंने एग्जांपल देके बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई हम यहां पर अगर हम देखें, यानी अगली हेडिंग आपकी जो है अंतरराज्यीय असमानताएं, यानी कि भारत का जो निर्धनता का एक पहलू और आयाम है वो प्रत्येक राज्य में निर्धनता के अनुपात के लिए एक समान नहीं है। यानी किसी राज्य में ज्यादा जनजातियां हैं तो वहां पर निर्धनता का स्तर ज्यादा है, किसी राज्य में जनजातियों की संख्या बिल्कुल कम है, वहां केवल व्यापारी रह रहे हैं तो वहां पर निर्धनता बिल्कुल ना के बराबर है। तो भारत का ऐसा हम नहीं कह सकते कि भारत के समूचे सभी राज्यों की जो निर्धनता का स्तर है एक समान है या एक समान पैमाना वहां पर अप्लाई है, एक समान नहीं है। वहां पर निर्धनता का स्तर भिन्न भिन्न है, ठीक है। देखिए यहां पर लिख ले, आप हेडिंग डाल लीजिए अंतरराज्यीय असमानताएं, ठीक है, हेडिंग आपने डाल दी है। तो देखिए यहां पे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, ठीक है, एक समान नहीं है, पहला पॉइंट आपका यही नोट कर लीजिए। बात कर लें इसी में पहले का सब पॉइंट, वर्ष 2011 के बारे में भारत में निर्धनता का अनुपात जो था 22% था, ठीक है। देखिए ये तो आप लिख चुके हैं 22% वाला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से लिखेंगे। जैसे अब कुछ राज्य हैं, जैसे कुछ राज्य कौन कौन से हैं इसमें पहले का सब पॉइंट, कुछ राज्य जैसे MP, आसाम, UP, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। राष्ट्रीय अनुपात कितना है 22% है, तो राज्यों का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो राज्यों का अनुपात 22% से भी ज्यादा है इन राज्यों में, ठीक है। वहीं अगर बिहार और उनकी बात कर लें, बिहार और उड़ीसा की बात करें तो बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक राज्य हैं, यानी सर्वाधिक अनुपात है निर्धनता का। पहले का सेकंड सब पॉइंट, बिहार और उड़ीसा क्रम से 33.7 और 32.6% निर्धनता, ठीक है, औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। पहले नंबर पर कौन सा है, बिहार है, और दूसरा नंबर पर कौन सा है, यहां पर आता है उड़ीसा है, जिनमें सर्वाधिक जो है आपकी यहां पर जो है सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए, सर्वाधिक निर्धनता है। यानी कि ये समूची जो निर्धनता है, पूरे भारत की निर्धनता है, भारत की 22% निर्धनता है, उससे भी ज्यादा निर्धनता इनमें है। समूचे भारत में तो 22% निकल के आ रही है, लेकिन अकेले राज्य में 33.7% निर्धनता बिहार में, और वहीं उड़ीसा में कितनी आ रही है, 32.6% निर्धनता निकल के आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम नगरीय निर्धनता की बात करें, यहां पे आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। यानी कि ये तो ग्रामीण निर्धनता की बात हुई थी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण निर्धनता की बात की थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे यानी समूची निर्धनता की बात की थी, और इसमें हमने दिखाया था यहाँ पर अगर ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता की बात करें तो इनमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के जो ग्रामीण ये इलाके हैं वो ग्रामीण निर्धनता और नगरीय निर्धनता के लिए भी आगे हैं, ठीक है। अगली बात कर लें, अगला पॉइंट नोट करें, यानी कि इसकी तुलना में अगर हम बात करें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में जो है गिरावट आई है, ठीक है। वहीं पंजाब और हरियाणा में क्या है, वहां पर अच्छी खासी फसलों के जो है उत्पादन की वजह से वहां की जो निर्धनता है उसके स्तर में गिरावट आई है, ठीक है। तो थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में
सफल रहे हैं, करने में सफल रहे हैं। ठीक है, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, केरल ने क्या किया है, केरल ने निर्धनता कैसे कम की है कि अपने आप को मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। यानी मानव संसाधन विकास कब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, जब हम मानव पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में जो है निवेश करते हैं तो वो क्या होता है, मानव एक मानवीय संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो वो है समाज को, यानी समाज की आर्थिक समृद्धि में योगदान अच्छा खासा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो आपने कुछ लिख लिया आपने निर्धनता का, यानी अंतर्राज्यीय असमानता क्यों है। अब बात करते हैं वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य। यानी कि वैश्विक निर्धनता का मतलब क्या है कि विश्व में निर्धनता का परिदृश्य किस प्रकार का है, विश्व में निर्धनता के मामले में कौन सबसे अग्रणी है और कौन सबसे पिछड़ा हुआ है, तो हम ये जानेंगे। ठीक है, देखिए, जो विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता है, इसको विश्व बैंक की परिभाषा में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति, मान लो किसी देश का कोई व्यक्ति है, अगर वो $1.9 से कम राशि जो अर्जित करता है प्रत्येक दिन में, तो वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, यानी $1.9 का मतलब ये मान लीजिए कि मोटे तौर पर $1 की अभी वैल्यू जो है लगभग 72 रुपए के बराबर है अभी आज की डेट में। ठीक है, यानी कभी कभी 70 भी रह जाती, कभी 69 भी रह जाती, तो हमने ये मान लिया 140 रुपए, हमने मान लिया 70 का गुणा हमने 1.9 में, यानी कि 2 में ही कर लो सीधा सीधा, तो ये मान लिया हमने 140 रुपए। यानी कोई व्यक्ति अगर 140 रुपए से कम कमाता है, जो आपकी रिपोर्ट है, ठीक है, जो यानी कि अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, सभी देशों के रुपए के परिप्रेक्ष्य में नहीं, रुपए के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, यानी 140 रुपए के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, ये आप याद रखना। ठीक है, रुपए के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति 140 रुपए से कम कमाता है, यानी कि हमारे जो विश्व बैंक ये कह रहा है कि भारत का कोई व्यक्ति यानी $1.9 से कम कमा रहा है, यानी लगभग हमारे यहाँ 140 रुपए से कम कमा रहा है, तो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, ठीक है, यानी कि इसमें लिख लेना, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। समूचे विश्व की बात हो रही है, ये किसने की है, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का मानना यह है कोई व्यक्ति $1.9 से कम राशि कमा रहा है तो व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, ऐसा विश्व बैंक का मानना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चीन की बात कर लें। वहीं चीन में जो निर्धनता थी, चीन में निर्धनता का जो स्तर था, निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है। जैसे 1981 में था 28.3%, 2008 में रह गया 14.7% और 2015 में वहां पर निर्धनता जो है 0.7% रह गई है। यानी चीन ने निर्धनता को बहुत तीव्र गति से कम किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 28.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। देखिए, ये निर्धनता के जो आंकड़े हैं ये विश्व बैंक द्वारा पब्लिश आंकड़े हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए वहीं बात कर लें यहां पर, यानी जो दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो इनमें निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। और 2005 में यहाँ पे जो दक्षिण एशिया के देश थे, तो इनमें गिरावट जो आई है, इन 2005 में 34% से गिरकर 2013 में इनमें गिरावट 16.2% हो गई है। समूचे दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, यानी ब्रैकेट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट, ठीक है, 2005 में 34% से गिरकर 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। समूचे यानी कि पूरे दक्षिण एशिया की बात हो रही है ये। ठीक है, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात कर लें निर्धनों के प्रतिशत की गिरावट की बात कर लें, तो यहां पर यानी निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। 2005 में जो थे 510.4 मिलियन घटकर यहाँ पर 200, यानी कि भारत में कितने रह गए, यानी 2013 में 274.5 मिलियन रह गए हैं ये। ठीक है, यानी कि अगर बात कर लें, वहीं बात कर लें कि भिन्न निर्धनता रेखा की परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता जो है राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ठीक है, यानी कि अलग अलग कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो निर्धनता की परिभाषा है, अलग अलग निर्धनता की परिभाषाएं, हर संस्था ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर भारत में देखा है तो भारत में निर्धनता का अनुमान जो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। यानी राष्ट्रीय अनुमान कितना है हमारे यहाँ 22% का, यानी हम ये मान रहे हैं पूरे देश में 22% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं निर्धनता का मानक मान लीजिए ये तो विश्व बैंक वाला मानक है, कोई और भी कुछ मानक हो सकता है, तो उन सब मानकों के अकॉर्डिंग निर्धनता का स्तर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत में निर्धनता का स्तर अधिक है। ठीक है, तो यहां पर आप अगला पॉइंट नोट कर लेना, चौथा पॉइंट, कि भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ठीक है, यानी कि सबके पैमाने अलग अलग होते हैं मापने के, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ निर्धनता पैमाना अधिक है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ चुनिंदा राज्य हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा है,
उसके बाद उड़ीसा में पॉवर्टी है, ठीक है। फिर आसाम में है, सबसे कम जो है वो केरला में है, मात्र 7.1%। देखिए लिख लेना, सबसे कम किस में है, केरला में है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उन्हें मैं अगर हल्का सा भी बता दूं तो आप नोट कर लिया कीजिए। मेरे कहने का इंतजार मत किया कीजिए कि आप लिखिए ही, इस चीज को लिखिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस टेबल में, आप देख पा रहे होंगे इसमें सर्वेक्षण में कि केरल में सबसे कम है निर्धनता, तो आप लिख लीजिए अपने आप कि भाई सबसे कम वाला कौन सा है, केरल है, कितनी है, 7.1% है। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, बिहार है, ठीक है। तो इसे कहने की जरूरत ना पड़ा करी मुझे, तो आपने ये देखिए लिख लिया है। अब बात करते हैं जो सहारा कॉन्टिनेंट है, इन सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता जो है, यहां पर बात करें निर्धनता की तो वहां पर कितनी थी, 2005 में 51% थी और 2015 में घटकर 41% हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप नोट करेंगे, यानी कि यहां किसी एक कंट्री की नहीं बताई गई है, बल्कि सभी महाद्वीपों की बताई जा रही है धीरे धीरे करके। किसने बताई, विश्व बैंक ने बताई। चौथा पॉइंट नोट करेंगे यहां पर सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, लैटिन अमेरिका यानी मध्य अमेरिका वाले द्वीप बोले जाते हैं, मध्य अमेरिका के जो देश हैं, यानी लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात, ठीक है, 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गया है, ठीक है। लिख लेना आप पांचवा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई, यानी कि और यहां पे एक बात और कही गई है, रूस जैसे जो देश हैं, तो रूस जैसे देश में भी ऐसा नहीं है वहां पे समाजवादी विचारधारा पनपी, समाजवादी विचारधारा को वहां पे आगे बढ़ाया गया, फिर भी वहां पे निर्धनता आई है। ऐसा नहीं निर्धनता वहां पे ना आ रही हो, वहां पर भी निर्धनता रही है, कहने का मतलब यहां पर ये है। देखिए यहां पर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, आपको पता है, जिनका लक्ष्य जो है 2030 तक का है। तो इसमें जो है गरीबी को खत्म करने का भी प्रस्ताव शामिल है इसमें। तो यहाँ पे छठा पॉइंट आप लिख लेना कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, तो उसमें गरीबी को यानी पॉवर्टी को समाप्त करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है, जिसे 2030 तक हमें अचीव करना है, ठीक है, समूचे विश्व को। तो छठा पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, यानी कि ऐसे कितने देश हैं जहां पर, ठीक है, जो है लोग प्रति व्यक्ति जो है $1.9 से कम कमाते हैं, ठीक है। प्रतिदिन 1.9 से कम पाने वाले देशों की संख्या कौन कौन सी है, तो आप लिख लेना, एक तरफ देश बना लेना, ये टेबल बना लेना कि प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वालों की संख्या, ठीक है। इसमें देश है, पहले नंबर पर नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया में कितने हैं, 53.5% व्यक्ति जो है जो कि $1.9 से कम जीवन यापन करते हैं, कम पैसे कमाते हैं। वहीं बांग्लादेश आता है सेकंड नंबर पर, थर्ड पर आता है पाकिस्तान, और थर्ड पर आता है भारत, और चौथी पर आता है पाकिस्तान। तो देखिए ये आंकड़े लिख लेना आप, यहां से लेकर ये यहां तक टेबल आप लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाद बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यही लिख लेना चार। सबसे ज्यादा नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में प्रति व्यक्ति कोई है, यानी $1.9 से कम कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, फिर भारत की स्थिति यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे निर्धनता के कारण, सबसे बड़ी बात यह निर्धनता के कारण क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा पहला तो कारण हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक कारण रहा है। ऐतिहासिक कारण क्या रहा है, ऐतिहासिक कारण है ब्रिटिश औपनिवेश। इसके दौरान क्या हुआ था, ब्रिटिश औपनिवेश के बाद दौरान, आपने जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, इन्होंने जो यहाँ के अपने भारत के जो उद्योग धंधे थे, यानी लघु स्तर पर उद्योग धंधे, जो लघु कुटीर उद्योग धंधे चले, उन्हें बिल्कुल चौपट कर दिया, ठप कर दिया। इसकी वजह से क्या था कि हर व्यक्ति जो लगभग निर्धनता व्याप्त हो गई, समूचे एक विशाल रूप में निर्धनता हमारे भारत में फैलती चली गई। इसके अलावा उन्होंने शोषण भी किया, हमारा औपनिवेश होने की वजह से जबरदस्त तरीके से शोषण भी किया, तो निर्धनता हमारे यहाँ वो निर्धनता आज तक चली आ रही है, ठीक है। तो निर्धनता के कारण में आप लिखेंगे, पहला कारण एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेश प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है, ठीक है, तो आप ये जानते हैं। सेकंड कारण क्या है, इसके अलावा जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई है, इसके कारण भी निर्धनता हमारे यहाँ है, ठीक है। यानी इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया है, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक परिवार में 5, यानी कि एक परिवार में 5 लोगों का परिवार है, और 5 लोगों के परिवार में भाई एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, ठीक है। अब 5 लोगों में अगर डिवाइड कर लें तो कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गए, 2,000 रुपये के हिसाब से डिवाइड हो गया। तो यानी क्या है कि अगर परिवार अगर बड़े हुए हैं तो उनसे क्या हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर भी कम हो गई है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई है, तो सेकंड का सब पॉइंट, इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं अब थोड़ा सा नीचे,
देखिए यहाँ पर जैसे सिंचाई वगैरह है और जो हरित क्रांति ने तमाम रोजगार सृजित किए हैं, फिर भी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगला जो पॉइंट आप डालेंगे यहां पर, ठीक है, यानी कि ये तो आपके कुछ मेन कारण है, निर्धनता के कारण जो है कारण कार्ड लिख लीजिए आप, उसमें एलाबोरेट अपने आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, सिंचाई और हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। ठीक है, लिख लेना, यानी कि सिंचाई और हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। कहने का मतलब क्या है कि सिंचाई और यानी कि हरित क्रांति जहां जहां पर आई वो तो राज्य संपन्न हो गए, जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे, पश्चिमी यूपी जैसे इलाके, और वहीं ये जो समूचे भारत में अगर नहीं फैल पाई, यानी कुछ राज्यों में नहीं पहुंच पाई, जिन जिन राज्यों में, तो वहां पर लोग अपनी निर्धनता स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पाए। ठीक है, तो जहां जहां पहुंच गई वहां तो लोग निकल आए, और जहां पर नहीं पहुंच पाई वहां पर लोग निर्धनता रेखा के नीचे पहुंच गए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं तो ये पर्याप्त नहीं हो सके हैं, इसकी वजह से निर्धनता और है। ठीक है, चौथा पॉइंट नोट करेंगे, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए जो सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके, जो सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके, इस वजह से निर्धनता हमारे यहां है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक और रीजन और है अपने यहां उच्च निर्धनता दर की, एक और विशेषता ये आय असमानता है, यानी सबसे बड़ी बात है आय असमानता, यानी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खासा कमा रहा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल कम कमा रहा है, तो आय असमानता के कारण भी, यानी कि संसाधनों का वितरण हुआ है उसकी असमानता के कारण भी हमारे यहाँ जो है निर्धनता व्याप्त है। जैसे आपने देखा होगा पहले जमींदार वगैरह थे, उनके पास काफी काफी बड़ी जमीनें थी, वहीं जो कुछ छोटे छोटे व्यक्ति थे, छोटे छोटे किसान थे, भूमिहीन खेत कृषक वगैरह थे, यहाँ पे दलित जाति के व्यक्ति वगैरह थे, तो उनके पास जमीनें ना के बराबर थी। तो ये आय असमानता क्यों हुई, यानी जो वितरण था, संसाधनों का वितरण था, प्राकृतिक संसाधनों का, तो उस असमान वितरण की वजह से जो है यहाँ पर आय असमानता की हमारे यहाँ व्याप्त हुई। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिए, उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। ठीक है, लिख लेना इसका सब पॉइंट। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ठीक है, लेकिन देखिए तमाम बार सरकार ने कोशिश भी की है कि तमाम सुधार चलाए जाएं, जिससे जो है सभी जो गांव वगैरह में जो है, यानी कि तमाम पट्टे वगैरह करने की प्रथा चलाई गई थी, पट्टे किए गए थे, यानी कि पहले आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जमींदार से उनसे जमीनें ले लेकर सरकार ने शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था तो छोटे छोटे किसान थे, जिन खेतिहर किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, उन्हें पट्टे भी किए थे। ठीक है, बहुत सारे उपक्रम भी चलाए थे ताकि जो निर्धनता के स्तर में कमी आए। ठीक है, लेकिन चूंकि कुछ राज्यों ने उसे अच्छे से अमल किया, कुछ राज्यों ने उसे अमल ही नहीं किया ढंग से। ठीक है, तो इस वजह से निर्धनता के स्तर में हम कमी कम ला पाए, यानी ज्यादा प्रबल रूप से कमी नहीं ला पाए, सबसे बड़ा रीजन यही रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर छठा पॉइंट ये निकल के आता है कि अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। यानी अत्यधिक ऋणग्रस्तता का मतलब क्या है, यहां पर बता रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि निम्न लघु स्तर का एक किसान है, उसने क्या किया, अपने खेतों में फसल के लिए उसने बीज लेने गया मार्केट से, बीज के लिए उसे किसी साहूकार से पैसे लिए। ठीक है, खाद के लिए उसे पैसे चाहिए तो उसने खाद के लिए भी पैसे लिए साहूकार से, कुछ ब्याज पे लिए पैसे। ठीक है, अब भाई उस साल खेती नहीं हो पाई, उसने जैसा अनुमान लगाया कि भाई इस साल फसल होनी चाहिए, फसल नहीं हो पाई, कुछ सूखे की मार से या फिर अति वर्षा से फसल बेकार हो गई। ठीक है, और वहीं जो फसल बची हो केवल उसके उपभोग के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पर जो है ऋणग्रस्त जो है ऋण का बोझ बढ़ता चला गया, तो ये क्या है, निर्धनता का कारण बन गया है और परिणाम भी है ये। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति ऋण से ग्रसित हो जाता है तो उस पर क्या होता है, वो ऋण निकालने के लिए और जतन करता है और ऐसे करके उस पर जो है ऋण और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऋणग्रस्तता यानी अत्यधिक ऋणग्रस्तता जो है निर्धनता का कारण भी है और परिणाम दोनों है। ठीक है, कारण भी यही है निर्धनता का। ठीक है, हमने ऋण लेना, ये क्या है, हमारा एक निर्धनता का कारण है और ये परिणाम भी है। रिजल्ट भी इसका यही निकल के आता है, ऋण हम लेते रहते हैं तो क्या होता है कि हम ऋण ही बने रहते हैं, यानी कि हम जो अपना जो निर्धनता का जो है निर्धनता के दायरे से ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे अगली हेडिंग की, ये आती है आपकी निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता निरोध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, निर्धनता को कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या क्या उपाय हमारे यहाँ करिए गए। देखिए सरकार जो है हमारी वर्तमान निर्धनता निरोधी जो रणनीति है, ये मोटे तौर पर यहाँ पर दो कारकों में कार्य कर रही है। इसकी नीति पहली है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। देखिए यहाँ पे आप पहला पॉइंट आप लिख लेना कि भारत सरकार की निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, निरोध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति
मोटे तौर पर दो कारकों, पहला कौन सा है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, सेकंड है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। कहने का मतलब क्या है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन से अभिप्राय क्या है, यानी कि हम कुछ उन्हें पैसे देकर कुछ छोटे मोटे लघु उद्योग धंधों का विकास करवा दें, लघु या कुटीर उद्योग धंधों का विकास करवा दें, ताकि वो अपने आप में एक आर्थिक समृद्धि का सृजन कर सकें। वहीं लक्षित निर्धनता निरोधी का मतलब क्या है, कुछ ऐसे समाज के कुछ समूह हैं, कोई व्यक्ति हैं जो वाकई में अभी निर्धनता के दायरे में बहुत नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के बहुत बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए हम कुछ रोजगार के अवसर सृजित करें, ताकि वो लोग निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर होकर उनसे जुड़ जाएं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएं। ठीक है, तो ये पहले का पहला सब पॉइंट था, पहले का दूसरा सब पॉइंट था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर निर्धनता निरोधी उपायों के संदर्भ में बात कर लें यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से उपाय हमारे यहाँ किए गए हैं, देखिए बात कर लें। देखिए यहाँ पर बात की गई है, जैसे 1950 के दशक में हमारे यहाँ निर्धनता अनुमान जो था 45% का था। देखिए ठीक है, लिख लेना आप, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, निर्धनता का यानी 1950 के दशक में निर्धनता अनुमान 45% का था। ठीक है, और 1980 के दशक में, यानी 1950 के दशक में वही था, 1980 के दशक में के आरंभ में भी वही बना रहा। ठीक है, और वहीं अगर हमारी आर्थिक समृद्धि दर की बात करें, समृद्धि की दर जो थी, समृद्धि दर वो 1970 के दशक में करीब 3.5% थी। ठीक है, और 1980-90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई समृद्धि दर। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। ठीक है, यानी ये तो हमारा क्या था, निर्धनता अनुमान था, आधिकारिक ऑफिशियल निर्धनता अनुमान ये था हमारा। 1950 में कितना था, 45% का था, और 1980 तक यही बना रहा है, चेंज नहीं आया है। और वहीं हमारी समृद्धि दर, जो आर्थिक समृद्धि दर है देश की, उसमें 1970 के दशक में कितना है, करीब 3.5% थी, और बढ़कर 1980-90 में 6% के करीब पहुंच गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए आर्थिक समृद्धि की और निर्धनता, ये यानी कि एक इनके बीच घनिष्ठ संबंध है। यानी कि अगर आर्थिक समृद्धि अगर कहीं ज़्यादा होगी तो क्या होगा, निर्धनता भी कम होगी, और आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो अगर उच्च नहीं होगी तो निर्धनता भी वहाँ पर उच्च होगी। यानी अगर मान लीजिए एक तरफ आर्थिक समृद्धि कम हो रही है तो निर्धनता बढ़ेगी, और आर्थिक समृद्धि अगर अधिक हो रही है तो निर्धनता घटेगी। आप इस तरह से मान सकती हैं। ठीक है, देखिए आर्थिक समृद्धि जो है अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, ये अवसरों को व्यापक बना देती है। ठीक है, यानी अवसरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, यानी अगर कोई किसी व्यक्ति के पास क्या है, आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति खुद को शिक्षित है ही है, अपने बच्चों को शिक्षित करेगा, बेटर स्वास्थ्य सेवाएं देगा, उन्हें अच्छी खासी नौकरी दिलवाएगा, अच्छी खासी नौकरी के लायक बनाएगा। ठीक है, तो जब वो बच्चे भी तैयार होंगे, उसकी तरह पढ़े लिखे बच्चे तैयार होंगे, तो क्या होंगे, उससे क्या होगा, वहां पर आर्थिक समृद्धि जो है बढ़ेगी। यानी वो बच्चे जो है किसी उद्योग धंधे में जब लगेंगे तो क्या करेंगे, वहां अपने मस्तिष्क कौशल का यानी कि अपने कौशल का प्रयोग करते हुए वहां पर जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम तरह के बात कही गई है, जैसे शिक्षा में निवेश की बात कही गई है, जिससे कि आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा से, जैसे बच्चों में लड़कियों के लिए भेजने की बात कही गई है। ठीक है, यानी लड़कियों का ज़्यादा एनरोलमेंट करवाया जाए ताकि हमारी आर्थिक समृद्धि सुधर सके। लड़कों का तो होता ही होता है, लेकिन रूढ़िवादिता की वजह से लड़कियां पिछड़ी हुई हैं, तो पिछड़ेपन की वजह से लड़कियों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे भी यानी आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से लड़कियां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहा गया है कि आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा पर भी ध्यान विशेष रूप से देना होगा। देखिए ये सब बातें आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में जान चुके हैं, यहाँ पर बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है और लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने केवल आपको जिक्र किया है यहाँ पर कि किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि और निर्धनता में संबंध है, वो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका जिक्र करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी में निर्धनता निरोधी उपाय में आप लिखेंगे सब हेडिंग के रूप में निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ठीक है, निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, उनमें पहला कार्यक्रम आपका जो है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी, पहला कार्यक्रम इसमें यही है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी यानी कि मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है, नहीं 100 दिनों के लिए निश्चित या नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। पहला पॉइंट आपका यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मनरेगा अधिनियम था, इसके तहत क्या किया गया था, पहले का सब पॉइंट है इसमें, इस प्रावधान के तहत जो था यहाँ पर 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया था।
ठीक है, यानी एक तिहाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक तिहाई जो महिलाएं हैं, यानी 33% जो रोजगार है इसमें से वो महिलाओं के लिए रिजर्व था। ठीक है, बाद बाकी 66% जो रोजगार है, यानी 33.3% जो है महिलाओं के लिए था, बाद बाकी 66.6% पुरुषों के लिए था। ठीक है, तो ये पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बात करते हैं। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या था, कितने लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पर देखिए इस स्कीम के अंतर्गत जो लोगों को रोजगार मिला वो क्या था, पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। यानी कि इतने परिवार आए, कितने आए, 4.78 करोड़ परिवार इसमें शामिल हुए और उन्हें उनमें से 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार इसमें उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अब देखिए इस योजना में कुछ SC ST महिलाओं का भी हिस्सा था। उनका हिस्सा कितना रहा है इस योजना में, इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जात और जनजात एवं महिलाओं का हिस्सा जो था वो क्रम से 23% SC वाली महिलाओं का था। ठीक है, 17% अनुसूचित जाति की जनजाति की महिलाओं का था और 53% बाद बाकी महिलाओं का था। यानी कि 33% जो महिलाओं का कोटा बटा हुआ था, 33% महिलाओं का रिजर्व था, उसमें 23% किसके लिए था, 23% था, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 23% था SC वालों के लिए, SC की महिलाओं, SC वाली वुमेन के लिए, WO बना दे रहा हूं मैं, समझ सकें। उसमें 17% इसमें से जो था वो किसके लिए था, वो था आपके ST वाली वुमेन्स के लिए। ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब वाली जो वुमेन्स है उनके लिए था और रेस्ट ऑफ देन यहाँ पे 53% जो बचा वो अदर के लिए था। ये 33% में से बात हो रही है। ठीक है, ये समूचे 100% में से नहीं हो रही है, ये 33% में से बात हो रही है। यानी जो हमें एक तिहाई सीटें रिजर्व की गई, एक तिहाई जो जॉब रिजर्व की गई उनमें से बात हो रही है। यानी एक तिहाई में से 33% में से 23% जो, यानी 33% का 100% अगर हम करेंगे तो उसमें 23% किस लिए रखी गई है, SC के लिए रखा गया है, SC की महिलाओं के लिए रखा गया है, 17% रखा है ST की वुमेन्स के लिए और 53% रखा है उनमें अदर के लिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पर लिख लिया आपने थर्ड सब पॉइंट पहले का। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर औसत रोजगार की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ चौथा सब पॉइंट आएगा पहले का। औसत रोजगार जो था इसमें वर्ष 2006-07 में कितना था, 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर अभी जो चल रहा है, यानी कि अभी जो हिस्सा है 2013-14 में 132 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब तो क्या 281 कर दिया गया है। ठीक है, यानी राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी की दर की समय सीमा अब सीमा परिसर 281 कर दिया गया और नए अधिनियम के तहत क्या किया गया कि न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए बना दी गई अब तो। ठीक है, 300 से कम नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये तो तब का था आंकड़ा, अब तो 300 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 300 रुपए से कम अब तो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर कुछ और भी कार्यक्रम स्थापित करने की बात कही गई थी मनरेगा के तहत। जैसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेगी, इसमें यह भी कहा गया था। तो यहां पर आप नोट करेंगे, यहां पर ठीक है, यहां पर आप नोट करेंगे। देखिए यहां पर ये जो सीमा है यहां पर राज्यों और संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये सीमा परिषद जो था वो 281 तक था, 281 प्रतिदिन तक। यहाँ पर हरियाणा में 168 था, बिहार में और झारखंड के श्रमिकों के लिए भी कुछ अलग अलग था। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये था। ठीक है, अब इसके तहत क्या करना था, एक जो है केंद्र जो है सरकार जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और राज्य सरकारें जो होंगी वो राज्य गारंटी कोष स्थापित करेंगी। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें नोट करेंगे अधिनियम, मनरेगा अधिनियम के तहत 5वां सब पॉइंट है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सरकारी गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। ठीक है, अगला सब पॉइंट, छठा सब पॉइंट मनरेगा अधिनियम के तहत, इसमें यह कहा गया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को अगर 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। ठीक है, यानी कि कार्यक्रम के अंतर्गत यह भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, यानी कि रोजगार जो आपका राज्य रोजगार गारंटी कोष जो स्थापना करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए तो वो क्या है, दैनिक बेरोजगारी भत्ता का भी हकदार होगा। ठीक है, इसके अलावा एक कार्यक्रम और आया था, ये आया था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड कार्यक्रम के यहां पर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2014 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, यहां पर सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए यहां पर इसमें नोट करेंगे आगे। देखिए यहां पर क्या था कि इसका कार्यान्वयन 100% जो है केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी काम करने के बदले अनाज मिलने वाला कार्यक्रम था, इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया? 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया, और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए यहां पर आपका जो NREGA है, अगर ये लागू हो जाए, यानी जो आपकी रोजगार गारंटी, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम है, अगर ये लागू हो जाए, ठीक है, तो इसमें ही आपकी जो है काम के बदले अनाज भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये लिखा है इसमें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, पता नहीं कब होगा, ये भगवान ही जाने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक योजना और है आपकी, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, ये है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना कब से स्टार्ट हुई है? थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे 1993 में आरंभ किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है, अवसर सृजित करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट नोट करेंगे, एक योजना और आई थी, यहां पे आई थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये। ठीक है, इसका आरंभ कब किया गया? 1995 में किया गया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इसी में सब पॉइंट चौथे का, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इतने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगली योजना जो आई थी 5वीं, यानी कि एक योजना और थी, इसका नाम था, एक योजना और आई निर्धनता को कम करने के संदर्भ में, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार कार्य योजना। ठीक है, 5वां पॉइंट नोट करेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। ठीक है, 5वें का सब पॉइंट देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। ठीक है, यानी करना क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कि मान लीजिए एक गांव में है, एक गांव में 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं निर्धन पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब हमने उन्हें एक रोजगार में लगा दिया है, यानी वहां पर एक छोटा सा उद्योग विकसित करवाने के लिए कुछ पैसा फंडिंग करवा दी। ठीक है, स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूहों की सहायता से हमने क्या किया कि वहां पर एक लघु इकाई स्थापित करवा दी, ताकि वो 10 के 10 महिलाएं उस लघु इकाई में कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये इस तरह की योजना थी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर, ठीक है, क्या करें, बैंक ऋण की और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। 6वीं योजना एक और योजना थी यहाँ पर निर्धनता रेखा को कम करने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सन 2000 में आरंभ हुई है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसी मूल योजनाओं के लिए यहाँ पे अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपने 6 योजनाएं थी। अंत्योदय योजना, अन्य योजना जो है आगे पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए नहीं है। अब बात करते हैं भावी चुनौतियां, यानी कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके द्वारा हम जो है निर्धनता को कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तभी कम की जा सकती है जब हम मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि और सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दें, जनसंख्या विकास में गिरावट आए, हमारी महिला और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण के कार्ड जो सशक्तिकरण हम प्रारंभ करें, तभी हम जो है भावी चुनौतियों से निपट सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों की उपेक्षा करें तो यकीन मानिए निर्धनता की बात कम करना, निर्धनता का पैमाने में हम गिरावट करना की बात करना एक अपने आप में बेईमानी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है हमें हर स्तर पर कार्य करना होगा, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो या आर्थिक समृद्धि के स्तर पर हो या फिर जनसंख्या विकास में गिरावट के स्तर पर हो। ठीक है, यानी जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है भारत में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ निर्धनता व्याप्त हो रही है, तो उसमें भी कमी लाना एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हम उसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है, जो अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है, उसमें अगर कमी लाएं तो यकीन मानिए हमारे यहाँ निर्धनता भी है जो है वो कम हो जाएगी। यानी मान लीजिए, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी किसी व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन थी शुरुआत में, उसके बाबा के पास, और उसके बाबा के 2 बेटे हो गए, तो उनमें 50-50 बीघा डिवाइड होगी। अब 2 बेटों के भी 2 बेटे हो गए, उसमें फिर 25-25 बीघा डिवाइड होगी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे संसाधन कम होते गए, तो आर्थिक समृद्धि दर भी कम होती गई। ठीक है,
तो आर्थिक समृद्धि दर कम हुई तो लोग क्या थे, लोग निर्धनता के दायरे में पहुंच गए, निर्धनता की सीमा के अंतर्गत आ गए, वो निर्धनता की सीमा के नीचे पहुंच गए। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इन सभी पहलुओं पर विचार करें, इन सभी चुनौतियों से अगर निपटें, इन चुनौतियों के प्रति एक जागरूक हों। ठीक है, तभी हम जो है निर्धनता से निपट पाएंगे, वरना निर्धनता से निपटना कोई जो हंसी खेल की बात नहीं, कोई आम बात नहीं है कि हम कह दिया कि भाई हमने ये कह दिया हाँ निर्धनता हम कम कर लेंगे, कम ऐसे ही नहीं हो जाएगी। निर्धनता को कम करने के लिए सरकार से ज्यादा हम लोगों का भी योगदान होना चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक कमेंट करना चाहूंगा, देखिए कमेंट सभी के लिए है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं भाई हम गरीब हैं, भाई गरीब हो तो हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी चलाओ। जरूरी थोड़ी ना 5 से 6 बच्चे आप कर रहे हो उसके बाद कह रहे हैं हम गरीब हैं, यानी आपके पास या तो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग नहीं है। सरकार हर काम सरकार थोड़ी ना करेगी, कुछ काम आपको भी देखने हैं। यानी ये क्या है, अशिक्षा का अभाव है। ये जो अशिक्षा की वजह से लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे 5 या 6 बच्चे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे क्या करते हैं, 5 से 6 बच्चे होने के बाद क्या होता है कि भाई उनका अच्छे स्वास्थ्य नहीं हो पाता है, अच्छी शिक्षा सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, उससे बच्चों की उत्पादकता जो होती है, आर्थिक समृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है, उस परिवार की कम हो जाती है। जबकि लोग उल्टा सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं हमारे यहाँ 5 बच्चे होंगे तो 5 कमाएंगे तो हमारे यहाँ अच्छा खासा पैसा आएगा, सब कमाएंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी चलाओ। ठीक है, यानी आपका जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ये बार बार योजना, इसके लिए बार बार परिवार नियोजन की योजना ये बताता है कि भाई अगर परिवार नियोजन अपना लिया जाए, यानी हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपना ली जाए, तो यकीन मानिए ये सारी समस्याएं जो वो निपट जाएंगी। ठीक है, तो अपने स्तर पर भी आप लोग जागरूक कीजिए, आप लोग भी सशक्त नागरिक हैं देश के, तो आप लोगों को समझाइए किस तरह से हमारे यहाँ व्याप्त है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कम से कम लाइक तो कर ही दिया कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट में बता दिया कीजिए। ठीक है, इस वीडियो से संबंधित आपका जो MCQ वाला वीडियो, उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पर जाकर उस संबंधित वीडियो को आप प्रश्नों को आप लगा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।